हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1B देखते हैं। एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करने से पहले समुच्चयों की कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर बेस्ड है। तो पहले ये कुछ डेफिनेशंस है जो आप नोट कर लीजिए और इनको अच्छे से समझ लीजिए। बाकी एक्सरसाइज में इन्हीं से रिलेटेड सवाल हैं। तो पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नल सेट। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय को जिसमें कोई अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे फाई चिन्ह से प्रकट करते हैं। जब किसी समुच्चय में यदि कोई अवयव ना हो तो ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय कहलाता है और इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। जब कभी भी हमें इस तरह से खाली समुच्चय नहीं लिखते, इसके बदले हम फाई लिखते हैं अगर हमारे पास कोई अवयव नहीं है तो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 4 एक विषम संख्या है। ये एक रिक्त समुच्चय है। अब ये रिक्त समुच्चय कैसे? क्योंकि ऐसी कोई विषम संख्या नहीं जिसका वर्ग 4 हो। आप खुद देख लीजिए, कोई भी विषम संख्या ऐसी नहीं होगी जिसका स्क्वायर करने पर हमें 4 प्राप्त होगा। तो अगर हम इसको रोस्टर विधि से लिखना चाहें तो हम ऐसे ना लिखकर इसको फाई लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा रिक्त समुच्चय। अगला है हमारा परिमित समुच्चय, जिसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब परिमित समुच्चय क्या होता है? यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित हो यानी कि निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि एक समुच्चय में हमें पता है कि टोटल कितने अवयव हैं तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 4। तो इसमें हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 4 अवयव हैं। अगले एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ 1 2 3 4 डॉट 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 टोटल 100। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस समुच्चय में हमारे टोटल 100 अवयव हैं। इसी तरह से रोस्टर विधि में भी यदि ऐसा समुच्चय मिल जाए जिसमें हमें पता चल जाए कि कुल कितने अवयव हैं तो वो हमारा परिमित समुच्चय हो जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा अपरिमित समुच्चय, जिसे हम अनंत समुच्चय भी कहते हैं। तो यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अनंत हो तो उसे अपरिमित या अनंत समुच्चय कहते हैं। मतलब समुच्चय में हमें नहीं पता चले कि कुल कितने अवयव हैं। जैसे कि एक हमारा ये 2 4 6 डॉट 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 डॉट, अब ये हमें नहीं पता कि कुल कितने अवयव हैं, तो ये हमारा अनंत समुच्चय हो जाएगा। और अगला एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर। एन धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक में अब 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 4, ऐसे कुल कितने अवयव हैं ये हमें नहीं पता, तो ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा समान समुच्चय। उससे पहले आप देख लीजिए एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसे समुच्चय को जिनमें केवल एक ही अवयव होता है वो एकल समुच्चय होते हैं। जैसे यहाँ पर तो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है केवल एक अवयव है। यहाँ पर देखिए एक्स सच दैट एक्स एक समअभाज्य संख्या। अब इसे यदि हम रोस्टर विधि में लिखना चाहें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सम हो और अभाज्य हो? केवल 2 होती है। तो यहाँ पर हमारा कौन ओनली एक अवयव है, तो ये हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं समान समुच्चय क्या होते हैं। समान समुच्चय होते हैं यदि A और B ऐसे 2 समुच्चय हैं कि A का प्रत्येक अवयव B का भी अवयव हो और B का प्रत्येक अवयव A का भी अवयव हो, तो इन्हें A बराबर B के रूप में लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए हमें 2 कोई समुच्चय दिए हुए, एक समुच्चय हमारा A और एक समुच्चय हमारा B। जो अवयव A में है वही अवयव हमारे B में है, तब वो हमारे समान समुच्चय हो जाते हैं, जिन्हें हम A बराबर B के रूप में लिखते हैं। तो अभी आप ये डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए समान समुच्चय को प्रतीकात्मक भाषा में यदि हम लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं? तो मान लीजिए
एक समुच्चय है ए और एक समुच्चय है बी। ए के अवयव हैं हमारे x और बी में भी हमारे x अवयव हैं, तो दोनों में समान अवयव हैं, यानी कि x जो अवयव b का है वही अवयव हमारा a का है। ठीक है, अर्थात a बराबर b, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a, इस तरह से साइन लगाकर x बिलोंग्स टू b, इस तरह से हम इसको प्रतीकात्मक भाषा में लिख सकते हैं। अब चलिए प्रश्नावली फर्स्ट बी देखते हैं। पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित हैं। ठीक है, हमें बताना है कि इन समुच्चयों में से कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। केवल आपको समझना है और आंसर देना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, पहला है हमारा सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। अब पहले तो अभी हमने डेफिनेशन देखी। परिमित समुच्चय क्या होते हैं? जिनके अवयव हमें पता हो कि कुल कितने अवयव हैं, यानी जिसमें निश्चित अवयव हों। और अपरिमित समुच्चय जिसमें अनंत अवयव हों, जिनके अवयव हम गिन नहीं सकते। तो पहला देखते हैं। पहला है सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। तो एक सप्ताह में कितने टोटल 7 दिन होते हैं, तो हमें पता है कि इसमें निश्चित 7 अवयव हैं, तो पहला हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगले में दिया हुआ है x सच दैट x एक विषम संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर हमें पता है ये जो हमारा b है, b में हमसे कह रहा है x सच दैट x एक विषम संख्या है। इसे अगर हम रोस्टर रूप में लिखें, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, अब ऐसे करके ना जाने कितनी हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि कुल कितने अवयव हैं, तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगले में हमें दिया हुआ है सी में 1, 2, 3 ... 99 और 100। तो यहाँ पर कुल क्रम से चल रहे हैं 1, 2, 3, और यहाँ पर भी क्रम से चल रहे हैं। तो यहाँ से हमें टोटल पता चलता है कि हमारे इसमें कुल 100 अवयव होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। डी में हमसे क्या कह रहा है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n यानी कि नेचुरल नंबर, और x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं, जो 1 से लेकर और अनंत तक जितने भी संख्याएं हो सकती हैं, और अभाज्य संख्याएं, तो दोनों को ही हम नहीं गिन सकते। अगर हम इसको, जैसे डी नंबर है हमारा, इसमें हम लिखना चाहें तो पहला तो हमारी 1 तो नहीं लिखेंगे, 2 हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 है, 9 है, इसके बाद 11 है, और इसी तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं अनंत तक जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें ये नहीं पता चलता है कि इस समुच्चय में हमारे कुल कितने अवयव हैं। तो डी आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर, और x² बराबर 4। अब ऐसी प्राकृत संख्या जिसका वर्ग 4 हो, तो केवल और केवल हमारी ऐसी संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारे अवयव निश्चित हैं, तो ये आपका परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, और अब f में देखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर, और x-1 इंटू x-2 बराबर 0। अब देखिए, इसमें हम इसको रोस्टर विधि में लिखना चाहें यदि, तो f वाले को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर हमें जो कि लिखा हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। हमें लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और हमें दिया हुआ है x-1 x-2 बराबर 0। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें अब इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, इतना हमें पता चल गया, मतलब इनसे है। तो x माइनस 1 इक्वल 0 रखने से x का मान 1 आ जाएगा, और x माइनस 2 इक्वल 0 रखने से x का मान 2 आ जाएगा। बस यही दो हमारे अवयव होंगे अगर हम रोस्टर विधि में लिखेंगे तो 1 2। तो यहाँ पर भी हमारे अवयव निश्चित हैं, तो ये भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका B और D अपरिमित समुच्चय हैं, बाकी के आपके सारे परिमित समुच्चय हैं, और कैसे हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल है। जिस समुच्चय में एक अवयव हो वो एकल समुच्चय। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एकल समुच्चय है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, पहले में तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है एक अवयव है, तो पहला तो हमारा एकल समुच्चय है। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x एक समाभाज्य संख्या। तो देख लीजिए बी में, जैसा कि आपसे क्या कह रहा है, x सच दैट x एक समाभाज्य संख्या। अगर हम रोस्टर विधि में लिखें तो ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, केवल 2 होता है। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो सम भी होगी और अभाज्य भी होगी। तो दूसरा भी हमारा एकल समुच्चय है। ठीक है, अब देखिए तीसरे में आपको थोड़ा ध्यान देना है। तीसरे में समुच्चय तो दिया हुआ है, लेकिन अंदर क्या लिखा हुआ है, फाई। अब फाई जो है हमारा वो एकल समुच्चय नहीं होता, वो हमारा रिक्त समुच्चय होता है। ठीक है, तो सी हमारा एकल समुच्चय नहीं है। डी देखिए, डी में लिखा हुआ है x सच दैट x लेस देन 9 और x ग्रेटर देन 7 धन पूर्णांक संख्या। अब देखिए जो हमारा डी है, डी को देख लेते हैं। डी में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है x सच दैट x लिखा हुआ है x सच दैट x लेस देन 9 और x ग्रेटर देन 7, और हमारी धन संख्या है, तो ऋण संख्याओं का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो x का मान 7 से बड़ा और 9 से छोटा, तो ऐसा हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि एक ही अवयव है। तो ये भी हमारा D हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। अब E में अगर हम देखें तो E में हमारे 2 अवयव हैं, तो ये तो हमारा एकल समुच्चय होगा नहीं। और F में अगर हम देखें x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16, ये हमारा एकल समुच्चय है कि नहीं। तो देखिए क्या है हमारा, F में लिखा हुआ है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16। तो 16 किसका वर्ग होता है, 4 का, इसके अलावा तो किसी का वर्ग होता नहीं है। तो ये भी हमारा एकल समुच्चय हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल इतना दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16। इसके अलावा अगर ये धन पूर्णांक या पूर्णांक ऐसा कुछ लिखा होता तो फिर ये हमारा एकल समुच्चय हो जाता है। बट इन्होंने केवल x सच दैट x स्क्वायर बराबर 16 लिखा हुआ है, तो ये हमारा एकल समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक की बात तो हो नहीं रही है। तो अगर पूर्णांक को ना देखें तो पॉइंट में ऐसी कोई ना कोई संख्या होती है जिसका वर्क करने पर हमारा 16 आ सकता है। तो अगर इसके अलावा ये और लिख देते कि धन पूर्णांक है, तो फिर भी हम लिख सकते। क्यों, क्योंकि यहीं पर आप देखिए, अब इन्होंने धन पूर्णांक नहीं लिखा, तो 4 का वर्ग तो 16 होता ही है, इसके अलावा -4 का वर्ग भी 16 ही होगा। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पर समझने वाली है कि ये एकल समुच्चय तब हो जाता अगर ये हमसे कह देते कि x हमारा धन पूर्णांक है, तो ये हमारा एकल समुच्चय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे एकल समुच्चय कौन कौन से हैं, A, B और D। ठीक है, बाकी C, E और F हमारे एकल समुच्चय नहीं है।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है, ये हमें बताना है। तो फिर से हमें वही चीज़ देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला हमसे क्या कह रहा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर हमारे निश्चित 12 अवयव हैं, तो पहला हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में हमसे कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े की बात हुई, 100 से बड़े, तो 100 से बड़े के बाद इन्होंने आगे नहीं बताया कि कितने। तो यहाँ पर 100 से बड़े तो अब हमारे अनगिनत हो जाएंगे, 101, 102, 1001, 1002, पता नहीं कितने तक जा सकते हैं, तो अनंत अवयव हो गए। तो ये दूसरा हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब यहाँ पर पूर्णांकों की बात हो गई, तो 99 से छोटे पूर्णांक हमारे क्या होंगे, 1 से लेकर 98 तक। और अभाज्य की बात हो गई तो ओनली अभाज्य गिनने हैं, तो और कम हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि 99 से छोटे हैं तो हमारे निश्चित अवयव हैं, तो तीसरा भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाए। आपको बस इतना देखना है कि इसमें अवयव निश्चित हैं या नहीं। अगर अवयव परिमित हैं तो परिमित समुच्चय, अगर अवयव अनंत है तो अपरिमित समुच्चय। अब चौथा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो देखिए, हम जानते हैं ये होता है हमारा वाई अक्ष और ये होता है हमारा एक्स अक्ष। तो अगर हम एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचना चाहें, हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं होगी। तो इस तरह से चौथा हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। पांचवा, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का समुच्चय। तो हम जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z टोटल 26 वर्ड होते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे कुल परिमित अवयव हैं, तो पांचवा भी हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। अब छठवा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हों। अब देखिए, 5 की गुणज संख्याएं देखनी है, तो 5 की गुणज संख्याओं में हमारी आ जाएगी 5, 10, 15, 20, 25 और इसी तरह से ये आगे बढ़ता ही जाएगा, इसकी कोई गिनती नहीं होगी। तो ये हमारा अपरिमित समुच्चय होगा। तो 6 हमारा अपरिमित समुच्चय। इसी तरह 7 में देखिए, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की कोई गिनती नहीं है, ना ही ये वे निश्चित हैं कि कुल कितने जानवर हैं, तो ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाए। अगला है 8वां, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो देखिए, जैसे मैंने ये अभी आपको ग्राफ बनाया था, ग्राफ में हमारा मूल बिंदु होता है ये। ठीक है। अब यहाँ से जाने वाला एक वृत्त हम इस तरह से भी खींच सकते हैं, ओनली समझाने के लिए बता रहा हूँ। और बड़ा साइज करके हम ऐसे भी खींच सकते हैं, और भी हम कितने भी चाहे वृत्त खींच सकते हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं होगी। हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं। तो मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्त अनंत वृत्त हो सकते हैं, तो ये भी हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पहला, तीसरा, पांचवा ये हमारे परिमित समुच्चय हैं। बाकी हमारा दूसरा, चौथा, छठवां, सातवां और 8वां अपरिमित समुच्चय हैं। ठीक है। इस एक्सरसाइज में टोटल आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको केवल, अगर आपने शुरू में जो मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी उनको अच्छे से समझ लिया होगा, तो ये सारे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। केवल आपको जवाब देना है। इन्होंने इसमें कोई आपको ना सॉल्व करना है, ना कोई कैलकुलेशन करनी है। इन्होंने बस पूछा है कौन परिमित है कौन अपरिमित है। आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ निश्चित अवयव हैं वहाँ परिमित हो जाएगा, जहाँ अनंत अवयव हो जाएंगे वहाँ अपरिमित हो जाएगा। बस
और जहाँ एक अवयव हो वहाँ एकल समुच्चय, जहाँ कोई अवयव ना हो वहाँ रिक्त समुच्चय। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताओ। अब इनमें हमें रिक्त समुच्चय बताना है कौन सा है, ठीक है। लेकिन ये सब हमें देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए, तो इनको हम हल करते हुए देखेंगे कि कौन सा समुच्चय रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। पहला देखिए ए में हमसे क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, जहाँ एक्स सम संख्या है। अब देखिए जैसा कि उन्होंने हमसे कहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 25, तो किसका वर्ग 25 होगा। अब इन्होंने हमसे पूर्णांक की बात तो की नहीं, इन्होंने कहा एक्स सम संख्या है, तो किसका वर्ग 25 होगा। हम देखें तो हमारा 5 का वर्ग 25 होता है, लेकिन 5 हमारा सम संख्या नहीं होती है, और कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं होती है जिसका वर्ग 25 हो। तो पहले में अब हमें कोई अवयव नहीं मिल रहा है, तो पहला हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे में हमसे कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर 16। अब 16 हमारा 4 का वर्ग होता है, लेकिन 4 हमारी सम संख्या है, और यहाँ पर कह रहे हैं एक्स विषम संख्या है, और ऐसी कोई भी विषम संख्या नहीं है जिसका वर्ग करने पर हमें 16 प्राप्त हो, तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। अब सी देखिए, सी में हमें दिया हुआ है 0। अब यहाँ पर कई लोग गलती करेंगे, ये इसको रिक्त समुच्चय समझेंगे। 0 लिखा है लेकिन 0 हमारा एक अवयव है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। डी में देखो एक्स सच दैट x + 7 बराबर 7, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 7 आ जाए, हम रखेंगे 0, और अभी मैंने आपको बताया कि 0 हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हमारा अवयव तो यही बन रहा है 0, लेकिन ये भी हमारा रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगला ई देखिए, एक्स सच दैट एक्स, हिंदी वर्णमाला में अ से पहले का अक्षर, तो हिंदी वर्णमाला में अ से पहले तो कोई अक्षर है नहीं, तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। एफ में फाई, अभी मैंने आपको ऊपर बताया और डेफिनेशन में आपने साफ साफ पढ़ा है कि रिक्त समुच्चय को फाई से प्रकट करते हैं, तो जब यहाँ पर फाई लिखा हुआ है तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए, बी, ई और एफ आपके रिक्त समुच्चय हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से हमें वही चीज़ दी हुई है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, तो फिर से हम देख लेते हैं। पहला क्या है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब देखो विषम संख्या, प्राकृत संख्या तो आपको पता है 1 से शुरू करना है और फिर अनंत तक जा सकती है, लेकिन बात हो रही है विषम संख्या। अब विषम संख्या है तो 2 से भाज्य कैसे होगी, 2 से भाज्य संख्या तो सम संख्या होगी ना, तो यहाँ पर अब जब विषम की बात हो गई तो 2 से भाज्य तो होगी नहीं, तो यानी कि यहाँ पर हमारा कोई अवयव नहीं है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय है, ठीक है। दूसरा सह अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम और अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है। रिक्त समुच्चय मतलब कोई अवयव नहीं आना है। तीसरा देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जहाँ x छोटा है 5 से और साथ ही साथ x बड़ा है 7 से। अब ये कैसे हो सकता है, जब x 5 से छोटा है यानी कि 4, 3, 2, 1, तो फिर वो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये नहीं हो सकता ना, यानी कि यहाँ पर ये हमारा कोई अवयव नहीं है, तो ये हमारा रिक्त समुच्चय हो जाए। चौथा देखिए, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, ये भी हमारा रिक्त समुच्चय। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 समांतर रेखाओं का ये गुण होता है कि वो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती, और जब तक 2 रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती तब तक उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमसे यही कह रहा है कि y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, और जबकि समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, तो ये भी हमारा रिक्त समुच्चय।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका पहला, तीसरा और चौथा रिक्त समुच्चय है, दूसरा हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है।